काफी लंबे समय तक इंसान और ट्रोल साथ साथ शांति से रहते थे। फिर धीरे धीरे यूरोप में ईसाई धर्म फैल गया और पुराने मिथकों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया गया। नॉर्वे के राजा ओलाफ ने अपने सैनिकों को भेजा कि वो ट्रोल्स को गुफाओं से बाहर निकालें ताकि धूप में आकर वो पत्थर बन जाएं। सैनिक पूरे देश में घूमकर हर ट्रोल को मारने लगे और जल्द ही ट्रोल्स चर्च की घंटियों जैसी ईसाई निशानों से डरने लगे। इस हत्याकांड के बाद उस इलाके में एक भी ट्रोल नजर नहीं आया। ये कहानी एक छोटे से रात को सोने से पहले लड़की को उसके पिता ने डायनासोर की कहानियां सुनाई, जिससे उसे पेलेंटोलॉजिस्ट बनने की प्रेरणा मिली। 30 साल बाद जोटोनेमान पहाड़ों में एक रहस्यमयी आदमी एक कैबिन में दाखिल होता है। जैसे ही वो चारों तरफ देखने लगता है, नोरा उस पर झपट पड़ती है, उसे पीटना शुरू कर देती है और यहाँ तक कि छुरा मारने की भी तैयारी करती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये उसका साथी एंड्रियास है तो वो लुक जाती है। एंड्रियास देखता है कि मेज़ पर मिथकों से जुड़ी कई किताबें रखी हैं और सोचता है कि वो अब किस तरह का रिसर्च कर रही है, लेकिन नोरा इसके बारे में बात करने से मना कर देती है। एंड्रियास नोरा से मदद मांगने आया है क्योंकि सालों पहले उसकी जानकारी की वजह से सेना एक बड़े ट्रोल को, जो उन्होंने पहाड़ों में पाया था, हरा पाई थी। वो ट्रोल आयोग का हिस्सा भी थी, लेकिन जब उसे पता चला कि नई सरकार पिछली भ्रष्ट सरकार से कुछ अलग नहीं है तो उसने इस्तीफा दे दिया। अब उसके ऊपर महल से प्रतिबंधात्मक आदेश है। उसकी चीज़ों में से वो अपनी किताब पाता है और नोरा उससे शुक्रिया कहती है कि उसने इसे अपने पापा को समर्पित किया, जो पिछले ट्रोल हमले में मारे गए थे। एंड्रियास बताता है कि उसके पापा चाहते थे कि वो जो उसने खोजा है उसे देखे, और नोरा आखिरकार उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। हेलीकॉप्टर की सवारी के दौरान एंड्रियास नोरा से गोपनीयता समझौते पर साइन करवाते हैं। अपना असली नाम लिखने के बजाय वो टीनी ट्रॉली मॉली लिख देती है। वे मोट पावर स्टेशन पहुंचते और वहां प्रोफेसर मूलर और वेंगल से मिलते हैं, जो पिछले ट्रोल हमले के वक्त भी मौजूद थे। प्रोफेसर नोरा को एक सुरंग के अंदर ले जाते हुए उन्हें बताने लगते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गठबंधन की साजिशें थीं। उन्होंने दावा किया था कि पहला परमाणु बम बनाने की दौड़ थी, लेकिन असल में ये सिर्फ तुम्हें खोजने का बहाना था। नोरा की आंखों के सामने अब एक बड़ा सा ट्रोल खड़ा है। कई वैज्ञानिक इस ट्रोल पर रिसर्च कर रहे हैं और उसकी सुरक्षा के लिए उसके आसपास यूवी लाइट्स लगाई गई हैं। प्रोजेक्ट की लीडर और विकासवादी जीव विज्ञानी मैरियन खुद का परिचय कराती हैं और बताती हैं कि वो नहीं चाहती थी कि नोरा इस मामले में फंसे। एंड्रियास कहता है कि प्रोजेक्ट में कोई प्रगति नहीं हो रही थी और इसे बंद कर दिया जाएगा, इसलिए उसे कदम उठाना पड़ा। मैरियन बताती है कि ट्रोल स्लीप मोड में है और जिंदगी का एकमात्र संकेत पल्स है, लेकिन उसका डीएनए इंसानों से ज्यादा पौधों के जैसा है। फिर एंड्रियास नोरा को एक ऑफिस ले जाता है जहां वो सिगरेट से मिलते हैं, जो उनकी पिछली मुहिम का हिस्सा भी थी। एंड्रियास और सिगरेट साथ में हो गए हैं और अब वो गर्भवती है। इस कमरे में हजारों प्राचीन ग्रंथ हैं जो ट्रोल्स के बारे में है, जिनमें ओलाफ का मूल ट्रोल कानून भी शामिल है, जो साल 1030 का है। उसमें एक हिस्सा गायब है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसमें ट्रोल्स को उसके देश से बाहर निकालने की बात कही गई है। समूह को चिंता है कि हो सकता है देश में और भी ट्रोल्स छिपे हों और वे इसके लिए तैयार रहना चाहते हैं। एक और हमले के मामले में उन्हें नोरा की मदद चाहिए। क्या करे समझ नहीं पा रही थी। नोरा कहती है कि उसे बाथरूम जाना है और निकल जाती है, लेकिन असल में वो तुम्हारे साथ कमरे में वापस आ जाती है। वो लिफ्ट लेकर सबसे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पर जाती है और उसकी नाक को छूते हुए गुनगुनाने लगती है। जब कुछ नहीं होता तो नोरा निराश हो जाती है, लेकिन मुख्य कंप्यूटर में उसके जीवन संकेतों में बदलाव दिखता है। जब वो जाने वाली थी, तुम जाग जाते हो और उसकी तरफ देखते हो। जैसे ही ट्रोल हिलने लगता है, समूह कमरे में दौड़ता है, लेकिन पता चलता है कि वो जंजीरों में बंधा है। मलेर गार्ड को आदेश देता है यूवी लाइट्स चालू करने के लिए, लेकिन मैरियन ट्रोल को मारना नहीं चाहती, इसलिए वो कंट्रोल पर कॉफी गिरा देती है। मशीन में चिंगारियां उड़ती हैं और लाइट्स बंद हो जाती हैं। जब नोरा लिफ्ट में जाती है तो बिल्डिंग में सब घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। वो जंजीरों को तोड़ती है और लिफ्ट को मारती है, जिससे कैबिन गिर जाती है। नोरा पकड़ जाती है और बच निकलती है जब लिफ्ट जमीन पर स्लाइड करती है। हालांकि एंड्रियास को उसे खोलकर बाहर निकालना पड़ता है। मुलर अपने पास एक ट्रोल का सैंपल गिरता देखता है और उसे लेकर भाग जाता है। यूट्यून भी पहले से ही लैब में आगे बढ़ते हुए वो वेंगल पर पैर रख देता है और उसे तुरंत मार देता है। एंड्रियास और नोरा सीढ़ियों पर सिगरेट से मिलते हैं और जल्दी से इमरजेंसी निकास की तरफ भागते हैं ताकि बच निकले। उसी समय एट्यून बिल्डिंग को तोड़ देता है ताकि बाहर निकल सके और एक पल के लिए समूह को घूरता है, फिर चला जाता है। कुछ देर बाद एक हेलीकॉप्टर टीम को राजकीय एयरफोर्स बेस पर ले जाता है, जहां वो अपनी पिछली मुहिम के एक और दोस्त क्रिस से मिलते हैं, जिसे मेजर बना दिया गया है। जब वे कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार कर रहे होते हैं तो नोरा बहस शुरू कर देती है। वो मैरियन से नाराज है कि उसने तुम्हारा ठीक से ध्यान क्यों नहीं रखा। तभी प्रधानमंत्री ब्रिनम आ जाते हैं और कहते हैं कि वे हमेशा से सोचते थे कि ये प्रोजेक्ट बहुत रिस्की है। मैरियन अभी भी उस ट्रोल को रिसर्च के लिए पकड़ना चाहता है, जबकि नोरा कहती है कि तुम प्रकृति की ताकतों को कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्रिनम रिसर्च जारी रखना चाहता है, लेकिन उसकी प्राथमिकता अपनी जनता को बचाना है, इसलिए वो चाहता है कि सेना तुम्हें मार दे। नोरा बहुत गुस्से में आ जाती है क्योंकि पिछली बार उन्होंने एक निर्दोष ट्रोल को मार दिया था। तब ब्रिनम बताता है कि उस हमले में उसने अपना भाई खो दिया था और अब वो वही गलतियां दोहराना नहीं चाहता। मीटिंग के बाद एंड्रियास ने देखा कि नोरा एक पत्थर का टुकड़ा पकड़कर बैठी है। ये उस आखिरी ट्रोल का हिस्सा था जिसे उन्होंने मारा था और वो इसे अपनी गलतियों की याद के तौर पर साथ रखती है। एंड्रियास ने बताया कि उसने भी ऐसा ही किया था और कहा कि लोग गलतियों से सीखते हैं ताकि वे लड़ाई जारी रख सके। प्रेरित होकर नोरा एंड्रियास को क्रिस की टीम की मीटिंग में ले गई। क्रिस ने उन्हें बताया कि कैसे वे ट्रोल पर हमला करेंगे और फिर उन्हें तैयार होने के लिए भेज दिया। नोरा ने क्रिस से कहा कि वो उसे आने दे, लेकिन क्रिस ने मना कर दिया।
फिर नोरा उसका मन बदल देती है और कहती है कि वो ऐसा इसलिए करे क्योंकि उसका पिता जिसे आखिरी ट्रोल ने मारा था उसके लिए ये करना चाहिए। मैरियन भी उनके साथ जुड़ जाती है और क्रिस उन्हें दिखाता है कि सेना ने अपने हेलीकॉप्टरों को ट्रोल पकड़ने के लिए यूवी लाइट से लैस कर दिया है। इसी बीच बुस्करुद में एक स्की रिजॉर्ट पर लोग मजे कर रहे हैं, पी रहे हैं और नाच रहे हैं। अचानक बिल्डिंग हिलने लगती है और डिस्को बॉल डांस फ्लोर के बीच में गिर जाती है। भीड़ कुछ गरजने की आवाज सुनती है, फिर छत फट जाती है और कोई अंदर झांकता है। सब लोग फोटो खींच रहे थे, तब यूं गरजता हुआ अंदर तक पहुंच गया जिससे सब घबरा गए और भागने लगे। मेहमान एक दूसरे को धक्का मारने लगे और बिल्डिंग के कुछ हिस्से गिरने लगे जिससे कई लोग चोटिल हो गए। यूं लगातार अंदर तक पहुंचता रहा और जितने लोगों को पकड़ सकता था बिना चबाए उन्हें खा जाता। जल्द ही हेलीकॉप्टर आ गया और यूवी लाइट चालू कर दी। ट्रोल के पास उड़ते हुए उन्होंने उसके शरीर पर कई जगह जलन पैदा कर दी। उन्होंने ये काम 2 बार किया। लेकिन तब तुमने एक इलेक्ट्रिक पोल फेंका जिससे एक हेलीकॉप्टर को भारी नुकसान पहुंचा। क्रिस उसकी हालत देख रहा था, साथ ही पायलट ने उससे कहा कि उसके साथ लड़ना उसके लिए सम्मान की बात रही है। उसके बाद उसका हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया और एक बड़े धमाके के साथ क्रैश हो गया जिसमें अंदर बैठे सभी लोग मारे गए। क्रिस बहुत गुस्से में था और बदला लेने के लिए बेकाबू हो गया, लेकिन उसका हेलीकॉप्टर भी थोड़ा नुकसान पहुंचा था और नोरा ने उसे कुछ भी बेवकूफाना करने से मना किया। जब क्रिस अपने दुश्मन को घूर रहा था तो उसने जाने का फैसला किया। बाद में क्रिस क्रैश साइट पर जाकर अपने दोस्त के लिए कुछ शब्द कहता है। मैरियन को विश्वास नहीं होता कि ट्रोल्स इतने बेरहम हो सकते हैं, लेकिन नोरा साफ करती है कि पिछला ऐसा नहीं था, वो बस घर जाना चाहता था। वो सोचती है कि वो इस तरह बर्ताव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंसान उन्हें सालों से गलत तरीके से पेश आ रहे हैं। एंड्रिया सोचता है कि क्या वे यून से बात कर सकते हैं और नोरा कहती है कि वो ऐसी किसी को जानती है जो मदद कर सकती है। लेया में एक आदमी जिसने पिछली बार हुए हमले में अपना घर खो दिया था आखिरकार उसे ठीक कर चुका है। अचानक मेज हिलती है और उसका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। थोड़ी देर में यून आ जाता है और घर पर पैर रख देता है, फिर से उसे तबाह कर देता है। डोर माउंटेन्स में समूह वहां पहुंचता है। सीमित सैन्य क्षेत्र में जाकर वे टूटे हुए बाड़ के एक टुकड़े से अंदर घुस जाते हैं। वे एक पुरानी गुफा में पहुंचते हैं और एंड्रियाज वजीर दीवार पर एक चिपचिपा पदार्थ पाता है। नोरा बताती है कि ये शिकारी गड्ढा है जिसका इस्तेमाल ट्रोल राजा को मारने के लिए किया गया था। उन्होंने उसके बच्चे को अपहरण कर वहां छिपा दिया था ताकि राजा को मौत के जाल में फंसाया जा सके। चट्टानों पर ईसाई चिन्ह खुदे हुए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। नोरा कहती है कि ट्रोल राजा उस जाल से बच गया था, असल में वही ट्रोल था जिससे उन्होंने 3 साल पहले लड़ाई की थी। हालांकि उसके अवशेष ट्रोल बच्चे कभी नहीं मिले। जब वे गड्ढे तक पहुंचे तो नोरा ने ट्रोल राजा के पत्थर को जमीन पर थपथपाया और बाकी लोगों से कहा कि घबराओ मत। अचानक एक ट्रोल उनके सामने आ गया और नोरा ने पक्का किया कि यही वो बच्चा है जो कहानी में था। वो पिछले 3 साल में कई बार इस गुफा में आई है ताकि ट्रोल उसके आसपास सहज महसूस कर सके। उसने उसे पिता का पत्थर दिखाया और जब उसने उसे सूंघा तो नोरा ने उसका नाक सहलाया। जब वो गुनगुनाई तो ट्रोल ने खुशी के छोटे छोटे आवाजें निकालने शुरू कर दिए। एंड्रियाज इस पर बहुत प्रभावित हुआ और वो जिज्ञासु था, इसलिए नोरा उसे सिखाती है कि कैसे करना है। वो उसका नाक छूता है और गुनगुनाता है जिससे ट्रोल की अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है। क्योंकि उस जीव का कोई नाम नहीं था, नोरा ने उसे सुंदर कहा। फिर वो गंभीर हो जाती है और ट्रोल से एक एहसान मांगती है। बवर्डीन में नोरा जैसे ही आक्रमण को देखती है वो हवा में फ्लेयर गन चला देती है। सुंदर फिर बर्फ से उठता है और दोनों ट्रोल एक दूसरे पर गरजने लगते हैं। एंड्रियास गोली चलाना चाहता है लेकिन मैरियन उसे रोकती है। जब सुंदर गरजता है तो तुम जोर से जमीन पर पैर पटकते हो ताकि बर्फ टूट जाए। नोरा पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू करती है लेकिन गिर पड़ती है तो क्रिस उसे उठाने में मदद करता है। दुख की बात है कि सुंदर समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाता और ठंडे पानी में गिर जाता है। कुछ सेकंड तक तैरने की कोशिश करता है लेकिन आखिरकार डूब जाता है। फिर वो ग्रुप के पीछे आता है तो वे हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए भागते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ता है वो उसे गिराने की कोशिश करता है लेकिन वे बचकर उड़ निकलते हैं। नोरा टूट जाती है और उस जगह को घूरती रहती है जहां सुंदर डूबा था। एयर एम्बुलेंस बेस पर नोरा मैरियन से बताती है कि कहानी है कैसे उसने एक बार सुंदर लड़की को गुफा से बाहर निकालने में कामयाबी पाई थी। उसने कुछ भी तोड़ने की कोशिश नहीं की, बस बैठ गया और कुछ देर तारों को देखा, फिर वापस उस गुफा में चला गया जहां वो खुद को सुरक्षित महसूस करता था। ग्रुप एक मैप देख रहा है जिसमें यात्रा का रास्ता दिखाया गया है और मैरियन को समझ आता है कि ये तीर्थयात्रियों का रास्ता है जो नदारो की तरफ जाता है। नोरा अपने नोट्स चेक करती है और अपने पापा की कहानियां याद करती है। निदारो उस वक्त की राजधानी थी और ओलाफ वहीं से शासन करता था। इसका मतलब है मकसद बदला लेना है। वे उड़ान भरते हैं, ट्रोनहिम में से मिलने जाते हैं जो नोरा के पापा की पुरानी दोस्त है। वो उन्हें नदारो की कैथीड्रल दिखाती है जो 1070 से 1300 के बीच बनी थी और बाद में इसे हार्ट ऑफ नॉर्वे कहा जाने लगा। यहाँ चर्च ने बेरहमी से देश पर राज किया था। चूंकि वे चर्च में जा रहे हैं, क्रिस अपने हथियार दरवाजे पर ही छोड़ देता है। नोरा बताती है कि वो ओलाफ की कब्र देखने आई है तो एस्थर उन्हें एक भूमिगत सुरंग से रास्ता दिखाती है। उसे ये समझ नहीं आता कि चर्च ने ओलाफ पर हमला क्यों किया, क्योंकि वो उनके लिए काफी अहम माना जाता था। अनुमान लगाते हुए उन लोगों की बहस हो गई। वे खाली कमरे में दाखिल होते हैं और एस्थर बताती है कि लोग सालों से उस मकबरे को ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मारियन को वही निशान दिखाई देता है जो उन्होंने गुफा में देखा था, तो सभी मिलकर खोजने लगते हैं। वे एक दीवार पर ओलाफ की एक तस्वीर पाते हैं और जब एंड्रियाज उसे छूता है तो एक छोटा टुकड़ा गिर जाता है और ओलाफ के पेट में छेद हो जाता है। एस्थर को याद आता है कि आखिरी लड़ाई में ओलाफ के पेट, जांग और गर्दन पर चोटें आई थी। वो उन जगहों को छूती है और दीवार के टुकड़े गिरने लगते हैं। ढीले हुए जगहों से ऐसे छेद दिख रहे थे जहां जख्म होने चाहिए थे। नोरा ने उन छेदों
हाथों में टॉर्च डाली और जैसे ही उसने उन्हें घुमाना शुरू किया, दीवार के अंदर से मैकेनिकल आवाजें आने लगी। जब तीनों टॉर्च पूरी तरह घुमाए गए, दरवाजा सामने आ गया और एंड्रियाज ने उसे खोलने में मदद की। समूह उस पार वाले कमरे में गया और आखिरकार तालाब के बीच में ओलाफ की कब्र मिली। नोरा ताबूत खोलना चाहती थी और एस्थर सोचती है कि ये अनादर होगा, तो नोरा को याद दिलाना पड़ा कि ये एक आपातकालीन स्थिति है। वे भारी ढक्कन को धक्का देते हैं, साथ में अंदर जाकर उन्हें ओलाफ की कंकाल मिली जो अपनी तलवार पकड़े हुए थी। चूंकि तलवार चांदी की बनी थी इसलिए वो जंग नहीं लगी थी, लेकिन इसका मतलब ये। रिपोर्टर पूछता है कि ये सब कैसे सुलझाएगा। क्रिस को बेस वापस बुलाया जाता है, लेकिन वो मैसेज को अनदेखा कर देता है और अपने दोस्तों के साथ रहता है ताकि वे मिलकर लड़ सके। ग्रुप सोचता है कि ओलाफ पुराने जमाने में ट्रोल से लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करता था, क्योंकि सिल्वर ज्यादा ताकतवर नहीं है। नोरा तालाब याद करती है और एक चाकू को पवित्र पानी में डुबोती है, फिर उसे ट्रोल किंग के पत्थर पर लगाती है। पत्थर तुरंत 2 हिस्सों में टूट जाता है, जिससे पता चलता है कि ट्रोल्स पवित्र पानी से कमजोर होते हैं। इसके बाद क्रिस और मैरियन भागते हुए उन लोगों से बात करने जाते हैं जिन्हें निकाला जा रहा है और पूछते हैं उनकी मदद के लिए। भीड़ खुश होकर चिल्लाती है, अपने देश की रक्षा के लिए तैयार। जब एस्टर एंड्रियाज को चर्च की घंटियां बजाना सिखा रही होती है तो तालाब से लेकर मिलिट्री ट्रकों तक एक लाइन लग जाती है ताकि सैनिकों को पवित्र पानी की बाल्टियां पहुंचाई जा सके, जिन्हें वे अपने हथियारों में भरते हैं। शाम को आखिरकार वो आता है और कुछ इमारतें गिरा देता है। चर्च की तरफ बढ़ते हुए एस्टर और एंड्रियाज घंटियां बजाने लगते हैं, जिससे यूथुन को कान में दर्द होता है और उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। तब सैनिक फायरिंग शुरू करते हैं और पवित्र पानी की गोली यूथुन के शरीर को लगती है, कई जगहों पर धीरे धीरे उसे चोट पहुंचाते हुए। यूथुन अपना होश खो देता है और चर्च पर एक पेड़ फेंक देता है, जिससे घंटियां टूट जाती हैं। एंड्रियाज और एस्टर भागने में कामयाब हो गए, इससे पहले कि उन्हें चोट लगे। सैनिक लगातार गोलीबारी करते रहते हैं, लेकिन पवित्र जल का असर उतना ज्यादा नहीं होता जितना उन्होंने सोचा था और यूथुन आगे बढ़ते रहते हैं। क्रिस जमीन पर लगाए गए विस्फोटकों की लाइन फोड़ देता है और इस बार जलने की चोटें गंभीर होती हैं, लेकिन ट्रोल अभी भी जिंदा है। समूह भागने लगता है क्योंकि यूथुन उनके पीछे आता है, लेकिन वो गड़गड़ाहट सुनते ही वो ठिठक गया। सबकी हैरानी की बात थी कि ब्यूटीफुल वापस आ गया था और लड़ने को तैयार था। दोनों ट्रोल नदी में कूद गए और जोरदार ताकत से लड़ने लगे। यूथुन ने ब्यूटीफुल को बहुत जोर से मुक्का मारा और उसे पुल पर फेंक दिया, जिससे पुल टूट गया और ट्रोल पानी में गिर गया। नोरा अपनी दोस्त की मदद के लिए बेताब थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैरियन को याद आया कि उसका नब्ज है, तो वो सोचती है कि उन्हें उसे अंदर से हमला करना चाहिए ताकि पवित्र जल काम करे। उसका दिल तोड़ सकता है। उनके पास सिर्फ एक बम बचा है, इसलिए उन्हें सावधान रहना पड़ेगा। वो नदी में ब्यूटीफुल को पीटता रहता है और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए हथियार बनाने के लिए संरचनाएं तोड़ता है। जबकि क्रिस और एंड्रियाज हेलीकॉप्टर में चढ़ते हैं, नोरा और मैरियन आगे दौड़कर गोलीबारी करते हैं। इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन कम से कम ये उसे ध्यान भटकाता है। हालांकि ब्यूटीफुल अभी भी अपने दुश्मन के पैर के नीचे पानी में फंसा है। क्रिस को हेलीकॉप्टर घुमाना पड़ता है ताकि वो ट्रोल के चारों ओर उड़ सके और बम फिसलकर बाहर आ जाता है। एंड्रियास जल्दी से भागता है, ठीक समय पर पकड़ लिया, लेकिन डेटोनेटर सड़क पर गिर गया और टूट गया। इसका मतलब अब बम फटाने का एक ही तरीका बचा है, वो है ग्रेनेड, लेकिन किसी को उसके साथ नीचे उतरना पड़ेगा। एंड्रियास जानता है कि उसे क्या करना है, इसलिए वो सिगरेट को कॉल करता है आखिरी बार अलविदा कहने के लिए। हालांकि कनेक्शन कट जाता है उससे पहले कि वो बात खत्म कर पाए। उसी वक्त ब्यूटीफुल बेहोश हो जाती है और महिलाओं की गोलियां खत्म हो जाती हैं। मैरियन दौड़ती है, लेकिन नोरा हार मानने से इनकार कर देती है। फिर हेलीकॉप्टर आखिरकार यूथुन के सिर के ऊपर पहुंचता है और एंड्रियास ग्रेनेड लेकर कूद पड़ता है और बम। यूथुन सब कुछ निगल लेता है और ग्रेनेड फट जाता है। पवित्र जल ट्रोल के पूरे शरीर में फैल जाता है। उसकी सख्त त्वचा जलने लगती है और दर्द उसे इतना कमजोर कर देता है कि एक उभरती हुई खूबसूरत लड़की उसके सीने में हाथ डालकर उसका दिल निकाल लेती है। यूथुन का शरीर नदी में बिखर जाता है। कुछ समय बाद चर्च की मरम्मत हो रही होती है और एस्टर ओलाफ की असली कहानी सिखाने के लिए एक प्रदर्शनी खोलती है। सिगरेट का बच्चा होता है और क्रिस एक मजेदार चाचा बन जाता है। ब्यूटीफुल अब पहाड़ों में घूमने के लिए आजाद है और वो नोरा के कैबिन पर अक्सर जाता रहता है। इस बीच महलर उस सैंपल पर काम कर रहा है जो उसने चुराया था। अब वो एक छोटे ट्रोल में बदल चुका है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन कर देना।